तो कैसे हो मेरे दोस्त, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 28 जनवरी में। और आज की न्यूज़ इन नटशेल की वीडियो की पहली न्यूज़ है कि रिसेंटली डीजीएफटी ने लॉन्च किया है ECOO 2.0। ECO इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का सेकंड वर्जन है। जो फर्स्ट वर्जन था वो 2019 में शुरू किया गया था। बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात आ रही है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड की बात आ रही है। तो जब भी ये आता है तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नाम का एक कंसेप्ट होता है। कोई भी अगर आपका जान पहचान वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता होगा या फिर उसका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस होगा जो कि लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो उसको जरूर पता होगा कि जो प्रोडक्ट होता है उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वो इशू किया जाता है, ताकि पता चले कि जो प्रोडक्ट है वो कितना परसेंट इंडिया में, फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में ओरिजिन, जिस कंट्री से उसका ओरिजिन है उसमें वो मैन्युफैक्चर हुआ है। कई बार हम न्यूज़ देखते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर जो चीज़ होती है वो 70% इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड होती है, या फिर अगर हम किसी कंपनी की बात करी जाए तो उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो चाइना से बनते हैं बट यहाँ पर असेंबल होते हैं। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं इन सब की जो डिटेल्स होती है उसी के लिए ही होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, वन नेशन वन टाइम नाम के एक कंसेप्ट के बारे में मोदी जी ने डिस्कस करा है। बेसिकली हमारा जो भारत देश है बहुत बड़ा है, इसमें नॉर्मली जो हमें एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो कि GMT से 5 hours and 30 minutes आगे चलता है, जैसे हमारा दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई का टाइम है। बट स्टिल क्योंकि हमारा इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है तो इसमें कुछ कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंसेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो रीजंस होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज कभी कभी हो सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी के दोनों एस्पेक्ट्स बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं, राइट। हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसी के साथ साथ जो उसके कर के साथ में आते हैं वो सारी चीज़ भी। तो लूप होल से बचने के लिए कोई भी किसी भी तरीके से हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच ना कर पाए, इसके लिए वन नेशन वन टाइम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा जाएगा, जिसमें जो हमारी मिली सेकेंड्स की भी जो एक्यूरेसी है उसको भी इंश्योर करा जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, बट बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, वन नेशन वन टाइम का जो कंसेप्ट है दिस विल बी implemented by three authorities. First is National Physical Laboratory, second is ISRO, and the third is डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये तीन डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यहाँ इसको इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज दैट RDCL। RDCL क्या एक कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। अब RMBS जो है इसकी भी अगर बात करी जाए तो बेसिकली दिस इज रेसिडेंशियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन। तो ये जो बेसिकली एक कंपनी है RDCL, ये एक सब्सिडरी बनी है NHB की, नेशनल हाउसिंग बैंक की। ये बेसिकली एक AIFI है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिस तरीके से हमारे पास नाबार्ड है, एग्जिम है, उसी तरीके से हमारे पास NHB भी है, जैसे हमारे पास SIDBI भी है। तो बेसिकली NHB का जो काम होता है वो ये है कि जो हमारे बैंक्स वगैरह है उनको जब वो हाउसिंग लोन्स देते हैं तो वो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए ये फाइनेंस करता है बैंक्स को। तो बेसिकली ये एक रीफाइनेंसर है, ये एक रीफाइनेंसिंग बोलता है कि ये आगे लोन देता है इंस्टीट्यूशंस को, और वो इंस्टीट्यूशंस आगे फर्दर कोई कस्टमर अगर उसको हाउसिंग लोन लेना है तो ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। डायरेक्टली इसको कंज्यूमर के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता। बट अब क्योंकि हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसने अपनी सब्सिडरी एक लॉन्च करी गई है। तो दिस सब्सिडरी विल बी अ प्राइवेट कंपनी, दिस विल नॉट बी अ पब्लिक कंपनी। जस्ट लाइक SBI कार्ड्स जो है, ये जो कंपनी की SBI की सब्सिडरी है, बस SBI कार्ड्स जो है ये अपने आप में एक प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो एक चीज़ और मेरे को बात करनी थी, याद नहीं आ रही मेरे को, अभी अभी मेरे माइंड में थी, मेरे माइंड से स्लिप हो गई है। लेट्स सी, आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे अगर याद आ जाता है NHP की हमने बात कर ली है तो इसको बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है टू कमेंस बिजनेस। और अगर बात करी जाए इसके पेड कैपिटल की तो 500 करोड़ रुपीज़ है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, एक लाइसेंस अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है ये ग्रांट कर दिया गया है बांके बिहारी टेम्पल को। तो फॉरेन अगर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात करी जाए तो जो भी फॉरेन से जो पैसा आता है उसका बेसिकली दो एस्पेक्ट होते हैं रिस्क वाले। एक तो होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका ब्लैक मनी होता है आप उसको लॉन्ड्री कर रहे हो, उसको धो रहे हो ताकि वो व्हाइट मनी बन जाए। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो जब आप इसको इंटरनेशनली रूट करके आते हो तो कई बार ऐसा होता है कि उसको आप बड़े सारे तरीकों से, अगेन वही बात है ना कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहता है तो जो लोग गलत काम करने वाले होते हैं उनका भी दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। तो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है मनी लॉन्ड्रिंग, ये वाला एस्पेक्ट आ सकता है, और दूसरा होता है फाइनेंशियल टेररिज्म। तो जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को रोकने के लिए जो हमारे पास फॉरेन जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तो उसके लिए हमें स्पेशल निगाह रखनी पड़ती है। तो उसी के अंतर्गत फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, और इसमें बांके बिहारी टेम्पल जो है उनको ये ग्रांट कर दिया गया लाइसेंस, ताकि जब भी कभी कोई फॉरेन करेंसी, जो भी फॉरेन कोई कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो फॉरेन मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनका बहुत एक
अच्छा दिमाग चलता है, ये काम करते हैं कि हम मंदिरों में ऐसी जगह पे दान वगैरह कर देते हैं जिससे किसी को ज़्यादा शक ना हो, और लेटर ऑन यही वाला जो फंड है उसको किसी ना किसी तरीके से अपने अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका एक सिंपल सा ये तरीका होता है कि अगर कोई इंटरनली जो इंटरनल मेंबर है, अगर वो जान पहचान का है उस करप्ट इंसान का, तो बेसिकली जो भी चढ़ावा है उससे जो मंदिर के नाम से अगर कोई भी उसको काम वगैरह करवाना होगा, तो वो उसी का ही फंड यूज़ करके उसी के ही थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा, या फिर उसके किसी और जान पहचान वाले के थ्रू, ताकि वहां से इनडायरेक्टली पैसा उसी के पास ही आ जाए। इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको एक और एग्जांपल दूंगा, बट अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको थोड़ा मोटा मोटा समझ आ गया हो। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का जो तरीका होता है वो ये है कि मनी को इस तरीके से रूट करो ताकि उसकी ट्रेल जो है वो मिट जाए, और अलग अलग तरीके से ट्रिब्यूटरीज बन जाए उसके एक बिग अमाउंट ऑफ मनी की, और फिर बाद में वो अल्टीमेटली जो उसका इलीगल ओनर है उसी के पास ही पैसे सारे मतलब उसके एक्सेस में हो, वो कभी भी यूज़ कर सके। ज़रूरी नहीं उसी के ही पास उसकी ओनरशिप में हो, बट उसके एक्सेस में हो। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपने कई बार सुना भी होगा कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने ड्राइवर्स के नाम पर कंपनीज खोल देते हैं, या फिर अपने माली के नाम पर अपना घर कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सेसिबल है। इसी को म्यूल अकाउंट्स भी बोलते हैं, कि एक जो बंदा है जो कि बहुत ही जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंसान है हु इज़ नॉट वेरी मच literate or very much interested in knowing the know-hows of financial economy, तो उस बंदे का बट स्टिल ही हैज़ अ राइट टू हैव अ पैन कार्ड। तो इस केस में जो एक और इंसान होता है जो ये बहुत पावरफुल है, वो उस बंदे का पैन कार्ड ऑपरेट कर सकता है, मतलब नाम उसी का है, साइन वगैरह तो वो खुद अपने कर सकता है, या फिर उसके नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करवा सकता है, बट ऑपरेट खुद करता है। तो एक ऐसा इंसान जिसको पता ही नहीं है कि उसका कोई पैन कार्ड है, जिसको पता ही नहीं उसका कोई बैंक अकाउंट है, उसको फ्रंट रख के बैक साइड पे तो दूसरा बंदा ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहा है, तो वो जो बंदा है उसको हम व्हील अकाउंट बोलते हैं। और इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। किसी और के नाम पर कोई सामान होता है, बट ओनरशिप उसी की होती है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी किसी और इंसान के पास होती है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक हैज कंक्लूडेड अ डील टू परचेज अ पर्सनल लोन पोर्टफोलियो ऑफ 3300 करोड़ फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। हमने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी थी जिसमें जो सिटी बैंक है उसको एक्वायर कर लिया गया था एक्सिस बैंक के द्वारा, बट ये न्यूज़ जो है ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में इस तरीके से बाहर आई थी। बट एक्चुअली में क्या हुआ था, सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस है वो एक्सिस बैंक ने एक्वायर कर लिया था, वो भी जो इंडिया का रिटेल बिजनेस है। अब सिटी बैंक जो है वो बहुत बड़ा बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है। एक्सिस बैंक जो है वो इंडिया का काफ़ी बड़ा बैंक है, मेरे ख्याल से थर्ड नंबर पर आता है आफ्टर HDFC एंड ICICI। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करी जाए तो इसका जो रिटेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस क्या होता है, बड़े तरीके की बैंकिंग होती है। एक होती है कमर्शियल बैंकिंग, जिसमें आप बड़े बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं जैसे अमेजोन हो गया, रिलायंस पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, ये सारे के अकाउंट्स जो होते हैं ये मैनेज करने को बोलते हैं हम कॉर्पोरेट बैंकिंग। उसी तरीके से रिटेल बैंकिंग होती है जहाँ पर इंडिविजुअल, जैसे अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो, या फिर अगर आप कोई कार लोन ले रहे हो, हाउसिंग लोन ले रहे हो, ये जो होता है इसको बोलते हैं रिटेल बैंकिंग में रिटेल पोर्टफोलियो, रिटेल लोन पोर्टफोलियो। क्योंकि आप वहाँ पर रिटेल के लिए लोन ले रहे हो, आप अपने लिए कार ले रहे हो, या फिर अपने लिए आप हाउस ले रहे हो। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट लैंडिंग, कॉर्पोरेट लैंडिंग में आ जाता है कि अगर एज अ कॉर्पोरेट आप अपने लिए बहुत बड़ा कोई एरिया खरीद रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो और उस पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई रियल एस्टेट के ओनर हो और फिर आपकी जो कंपनी है वो बहुत सारे फ्लैट्स खरीद रही है, बहुत सारे एक पूरा प्रोजेक्ट बना रही है, हाउसिंग का प्रोजेक्ट बना रही है, दैट कम्स अंडर कमर्शियल लैंडिंग। तो अभी बात कर रहे हैं रिटेल लैंडिंग की। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो यूके बेस्ड बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, तो उसका एक जो पोर्टफोलियो था 3300 करोड़ रुपीज़ का, वो एक्सिस बैंक सॉरी कोटक महिंद्रा बैंक ने परचेज कर लिया है। पहले इसका जो अमाउंट था वो और भी ज़्यादा था, बट जब तक ये डील चली तो मीनवेल काफ़ी सारे लोगों ने पैसे लौटा भी दिए और अपने लोन क्लोज करवा लिए। तो अब जो बचा हुआ 3300 करोड़ का वो जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्वायर कर लिया है। एंड कोटक महिंद्रा बैंक माइट, ऐसे रूमर्स चल रहे हैं, दिस बैंक माइट एक्वायर IDBI बैंक एज वेल, मतलब पूरा एक्वायर तो नहीं, मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स जो है वो उसके पास चले जाएंगे, तो वो एक ओनरशिप हो जाएगी। फिलहाल अगर IDBI बैंक की बात करी जाए तो उसका बेसिकली कोई ओनर है नहीं, क्योंकि 45% के अराउंड जो शेयर है वो हमारे गवर्नमेंट के पास है, और 49% के आसपास जो शेयर है वो LIC के पास है। तो किसी के पास भी मोर देन 50% नहीं है, बट मेजोरिटी जो है वो LIC के पास है। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो उसका ओनर है, बट एग्जैक्टली मोर देन 50% नहीं है, तो इसलिए उसका ओनर बोलने के लिए थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। तो अगर IDBI बैंक की बात करी जाए तो अभी राकेश कुमार सर जो उनको दोबारा से 3 ईयर्स के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया एज MD और CEO विद द परमिशन ऑफ RBI इटसेल्फ। एंड इट्स अ ग्रेट बैंक टू वर्क फॉर। पहले ये भी एक्चुअली एक DFI था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज जैसे SIDBI है, SIDBI इज फॉर स्मॉल
इट इज़ बेसिकली स्मॉल IDBI, तो उसी की तरह IDBI जो था वो जो बड़े लेवल पे था, और बाद में एक्चुअली इट वो स्टार्टेड एज अ सब्सिडरी ऑफ RBI। तो फिर इसीलिए अगर इसका आप हायरार्की भी देखोगे, जो एक इसमें स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो भी सिमिलर टू RBI है। मतलब यू बिकम असिस्टेंट मैनेजर, देन यू बिकम मैनेजर, एंड देन इंस्टेंटली यू बिकम AGM, विच इज़ अनलाइक इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आप असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर बनते हो, फिर सीनियर मैनेजर बनते हो, फिर चीफ मैनेजर बनते हो, फिर उसके बाद आप AGM बनते हो। बट यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर है वो RBI वाला स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है। देन इसने अपनी खुद की सब्सिडरी खोली थी IDBI बैंक नाम से, और फिर IDBI जो है वो IDBI बैंक के अंदर ही मर्ज हो गया। मतलब इसने अपनी सब्सिडरी को अपने अंदर कंज्यूम नहीं करा, ये खुद ही अपनी सब्सिडरी में ही कंज्यूम हो गया था। तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड मर्जर, अगर, या रिवर्स मर्जर इसको बोलते हैं। अगर इसकी सब्सिडरी ही पेरेंट कंपनी में मर्ज हो जाती तो उसको बोलते हैं नॉर्मल मर्जर, बट ये आ गया रिवर्स या फिर बैकवर्ड मर्जर इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था एक पैनल मेंबर के द्वारा। तो दिस इज़ वाई आई वांटेड टू शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग विद यू। नेक्स्ट हम बात करें तो मेकर्स ऑफ इंडिया बही खाता के बारे में बात करते हैं। तो अभी बजट आने वाला है, तो बजट के अंदर जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उन सब के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बीइंग एन एस्पिरेंट आपको पता ही होना चाहिए कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमन मैम। उनके अंतर्गत काफ़ी सारे जो सेक्रेटरीज आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुहिन कांता पांडे सर के बारे में, ही इज़ द फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। नेक्स्ट बात करेंगे अजय सेठ सर के बारे में, ही इज़ द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। एंड देन मनोज गोयल सर वाज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द दीपम सेक्रेटरी। एंड लास्टली हम बात करेंगे अरुणीश चावला सर के बारे में, ही इज़ द DFS सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और इसके अलावा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारे V अनंत नागेश्वरन सर, बहुत टाइम से हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। और यही जो है ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बनाते हैं, जिसको प्रेजेंट निर्मला सीतारमन मैम ही करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हु प्रेजेंट्स इकोनॉमिक सर्वे, देन डोंट आंसर V अनंत नागेश्वरन सर, बट प्रेजेंट करते हैं निर्मला सीतारमन मैम, ठीक है। एंड लेट्स प्रेज। आज की न्यूज़ काफ़ी सारी थी, बट वो जो सारी न्यूज़ थी वो सब आपको पुष्पक सर के क्लास में दिख जाएगी। तो ये जो था ये वो वाली चीज़ थी जो आपको एक्चुअली में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, बट बाकी जो चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए जो शायद आपने ना पढ़े हो, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो दिस वॉज अ स्मॉल सेशन फ्रॉम माई साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट डू चेक आउट पुष्पक सर्स वीडियो, जिसमें आपको बहुत सारी और भी न्यूज़ वगैरह मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन चेक आउट द कूल स्कूल ऑन टेलीग्राम, जहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे जो कि आपकी सारी चीज़ में हेल्प भी करेंगे, प्लस आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट भी मिलेगा फॉर योर स्टडी। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर डेली क्विजेस भी होती है, जिससे आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हो ऑफ एनी सब्जेक्ट। और डेली आपको टारगेट्स मिलते हैं, जिसमें क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और GA तो आपकी हो ही रही है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।